नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुए महीने हो चुके हैं। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को तरक्की की राह पर ले जाने का भरोसा देकर सरकार के सलाहकार बन मुखिया की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनकी अगुवाई में पिछले 4.5 महीनों में बांग्लादेश कई दशक पीछे चला गया। कानूनी तंत्र ढह गया, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हर जगह अपनी जड़ें जमा ली। लिहाजा अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए अब मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और देशद्रोह जैसे 250 मुकदमे दर्ज कर भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर डाली है। जबकि दूसरी तरफ यूनुस के शासन में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, धार्मिक स्थल खत्म किए जा रहे हैं और पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन हर जगह का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। बांग्लादेश की नापाक चाल, हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। हत्या, अपहरण, देशद्रोह, 250 केस दर्ज कर चक्रव्यूह। हसीना के खिलाफ वारंट, पूर्व पीएम को अरेस्ट करने की साजिश। कट्टरपंथियों ने किया तख्ता पलट, भारत ने दी हसीना को शरण। हिंदुओं पर अत्याचार, चुनी इस्लामिक कट्टरपंथ की राह। मोहम्मद यूनुस हुए नाकाम, 4.5 महीने में देश बर्बाद। विकास का एजेंडा फेल, यूनुस खेल रहे ध्यान भटकाने का खेल। भारत बांग्लादेश में करार, 11 साल में कई प्रत्यर्पण अंजाम। बांग्लादेश में अस्थिर हालात, राजनीतिक प्रत्यर्पण के कम आसार। देखिए, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अगस्त की शुरुआत में हिंसक प्रदर्शनों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन्हें छिपकर भारत आना पड़ा और अब वहां पर अंतिम सरकार है जो देश की स्थिति सुधारने से ज्यादा इस बात पर फोकस्ड है कि कैसे हसीना को वापस बुलाया जाए। इसके लिए वो भारत सरकार पर लगातार राजनयिक दबाव भी बना रही है। यहां तक कि ढाका स्थित ट्रिब्यूनल ने इंटरपोल से उनकी गिरफ्तारी की भी मदद की मांग की है। अब यह साफ हो चुका है कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर यूनुस सरकार बांग्लादेश की अंदरूनी समस्या से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहती है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसकी पुष्टि की है। हुसैन ने कहा, हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहती है। इससे पहले गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भागकर भारत में पनाह ले ली थी। वे तब से यहीं पर है। हसीना पर 250 केस। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। वहीं बांग्लादेश सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के संबंध बिगाड़ रहे हैं। बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने रिएक्शन दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें बांग्लादेश उच्चायोग से एक मौखिक नोट मिला है जो प्रत्यर्पण से संबंधित है। इस बारे में हमारे पास साझा करने के लिए और कोई सूचना नहीं है।
बांग्लादेश का जो अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन अभी बहुत खराब हो रखा है। जिस तरीके से जुलाई अगस्त में जो उसमें वहाँ पे इंटरनल उन लोग का एक तरीके से एक रेवोल्यूशन हुआ था, सिविल वॉर टाइप हो गया था, जिसमें शेख हसीना को मजबूरन वहाँ से भागकर इंडिया में पनाह लेना पड़ा था। तो उसके वजह से जिस तरीके से वहाँ पे एक इंटरिम सरकार बनाई गई है, जिसमें यूनिस सरकार वहाँ पे उसको जो मोहम्मद यूनिस को उसका प्रेसिडेंट बनाया हुआ है वहाँ पर, और जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको देखा ही जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस फेनिटिज्म वहाँ पे पूरा बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके वजह से भारत ने भी कई बार वहाँ पर प्रश्न उठाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इन चीजों पर प्रश्न उठाना शुरू कर रखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता साल 2013 की बात है। भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी। इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि बांग्लादेश ने शेख हसीना पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन केस भी दर्ज किए हैं। बता दें, प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस भेज चुका है। समझौते में 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफी है। इससे हसीना के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? जानकारों के मुताबिक भारत हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। भारत कह सकता है कि शेख हसीना के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौते के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार के लिए कई आधार दिए गए हैं। बांग्लादेश जो है, अगर देखें तो जिस तरीके से शेख हसीना के वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, शेख हसीना जब वहाँ भारत में आई है उसके बाद वो लोग शेख हसीना को किसी न किसी तरह से बांग्लादेश में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच में 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उसमें साइन हुआ भी था, तो 2016 में पूरा उसको फॉर्मलाइज भी किया गया था, जिसके तहत एक दूसरे के कंट्रीज के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वगैरह बाकी लोगों को एक्स्ट्राडिशन के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर उसके लिए एक डिमांड किया जा सकता है। लेकिन उसी ट्रीटी में ये भी है कि अगर कोई पॉलिटिकल रीजंस के लिए हो तो उसके लिए मना भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी इन लोगों ने एक पॉलिटिकल नोट एक भेजा, एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, नोट वर्बल जिसे कहते हैं, तो इस पर अभी तुरंत एक्शन कोई लेने का जरूरत होता नहीं है। कोई टाइम बाउंड चीजें इसमें रहती नहीं है कि तुरंत इस पे एक्शन किया जाए। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंफर्म तो किया है कि ऐसा उन लोगों के लिए एक्स्ट्राडिशन के लिए एक अनसाइंड नोट, एक जो डिप्लोमेटिक नोट उन लोगों को मिला जरूर है, लेकिन इसको अभी वो लोग कोई कमेंट उस पर नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामले जिनमें आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो या फिर सैन्य अपराधों से जुड़े हों जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मान्य नहीं है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 7 के मुताबिक कोई देश प्रत्यर्पण की मांग को नामंजूर कर सकता है। इसके बदले वो अपने देश में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कर सकता है। हालांकि इससे भारत के बांग्लादेश की नई नीति के साथ संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। ये भी माना जा रहा है कि यूनुस सरकार की तरफ से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग अंदरूनी समस्या से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। 4.5 महीने बीतने के बावजूद अभी तक देश चलाने का कोई भी ठोस एजेंडा नहीं पेश किया जा सका है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला लगातार जारी है। देखिए, भारत ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ढाका भेजकर बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारने का जो संदेश दिया, उसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ताक पर रख दिया। यूनुस सरकार की हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा तनावग्रस्त कर सकती है और बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल हसीना और उनकी कैबिनेट के दूसरे कई सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुका है। वहीं भारत में मौजूद शेख हसीना ने खुलकर आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस उनकी सरकार के तख्ता पलट की साजिश के मुख्य सूत्रधार हैं। बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार के कई सारे नए मामलों की जांच भी शुरू कर दी है।
इसमें भारत और रूस की मदद से बन रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। हसीना और उनके पुत्र सजीव अहमद वाजेद पर 5 अरब डॉलर की राशि के भ्रष्टाचार के आरोप की जांच भी की जा रही है। साफ है कि भारत ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ढाका भेजकर बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारने का जो संदेश दिया था, उसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ताक पर रख दिया है। यूनुस सरकार की हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोनों देशों के रिश्तों को और तनावग्रस्त कर सकती है। वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि भारत इस मांग को स्वीकार करेगा। बता दें, शेख हसीना की 16 साल पुरानी लोकतांत्रिक सरकार को छात्र नेताओं की आड़ में कट्टरपंथियों और विपक्षी पार्टियों के विद्रोह के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। हसीना अपने कुछ करीबी परिजनों के साथ 5 अगस्त 2024 को बहुत ही कम समय की नोटिस के बाद भारत आ गई थी। माना जाता है कि उन्हें भारत में किसी सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हसीना के खिलाफ पहले दिन से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार अभियान चला रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर यूनुस हसीना की सरकार को दुनिया की सबसे बड़ी फासिस्ट सरकार करार दे चुके हैं। गिरफ्तारी वारंट बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल हसीना और उनकी कैबिनेट के दूसरे कई सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुकी है। बांग्लादेश का जो जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से एक इंटरिम सरकार है, ना कोई उसका फॉर्मल रिकग्निशन है, ना कोई इलेक्शंस हुए हैं, तो इसके वजह से ढेर सारे जो उनके जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, लोग ने हटा दिया है, नए लोगों को अपॉइंट कर दिया है। तो एक तरीके से शेख हसीना और बाकी अवामी लीग लोग भी इसको यही मान रहे हैं कि एक तरीके से एक पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है, जिसमें कोई कायदा कानून उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर देखिए, बांग्लादेश पहले बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसका हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये सब वहाँ पे पूरा कट्टरपन हो रखा है, हिंदुओं के प्रति वो लोग किस तरह से अगेंस्ट टेम्पल्स के खिलाफ, रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ जिस तरीके से उन लोगों ने एक्शंस लिए हुए हैं, दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के खिलाफ जिस तरीके से उन लोग ने एक्शंस लिए हुए हैं, तो एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे जो आ रखा है, उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों के हाथ उसमें दिख रहे हैं, जिसमें खास तौर से पाकिस्तान का भी उसमें हाथ पूरा साफ दिख रहा है। पाकिस्तान किसी न किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के इकोनॉमी में वो किसी तरह से अपने आप को इंक्लूड कर पाए। कराची से भी उसने अपना कंटेनर शिप भेजा है चिटागोंग, ताकि वहाँ से वो एक्सपोर्ट कर पाए उसके जो टेक्सटाइल्स है। पिछले दिनों भारत के विदेश सचिव मिस्री जब ढाका विदेश मंत्रालय स्तर की वार्ता के लिए गए थे, तब उनके समक्ष भी हसीना को सौंपने का मुद्दा उठाया गया था। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यर्पण से जुड़े आग्रह को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें प्राप्त आग्रह पत्र की पहले समीक्षा की जाती है और फिर उस पर केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों और विभागों की राय मांगी जाती है। जिस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है, उसे भी अपना पक्ष रखने की छूट होती है। इसके बाद अगर सरकार के स्तर पर प्रत्यर्पण करने का फैसला किया जाता है, तब भी आरोपित व्यक्ति को भारतीय कानून का सहारा लेने का अधिकार है। हालांकि संविधान, कानून और अंतर्राष्ट्रीय मसलों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस सरकार ने हिंसक भीड़ के दम पर सत्ता हासिल की है और इसने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत से प्रत्यर्पित करने की मांग करते हुए राजनयिक नोट भेजा है। पूर्व राजदूत राजीव डोगरा के मुताबिक बांग्लादेश की हालिया सरकार बार बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोकतांत्रिक बांग्लादेश और 1971 में पाकिस्तान में हुए विद्रोह का प्रतीक है, क्योंकि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। ऐसा लगता है कि समय पीछे चला गया है। नए शासक पाकिस्तान के साथ 1971 से पहले की तरह मजबूत संबंध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आएं ताकि वे आवामी लीग को खत्म करने की कोशिश में उन्हें जेल में डाल सके। बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहाँ से उसका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली सभी डायरेक्शंस जो हैं वो नीचे की तरफ दिखा रही हैं। एक झुंड जो है लड़कों का जो बांग्लादेश को रूल कर रहा है, वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज दिखा रहा है और मोहम्मद यूनुस को एक मुखौटा बना के एक कुर्सी पे बिठा दिया है। पर जो उनके डिसीशंस हैं और जिस तरह से वहाँ पे तानाशाही चल रही है बांग्लादेश में, उससे लगता नहीं कि भारत के प्रति बांग्लादेश की अगले महीनों में और अगले साल में कुछ
चेंज आने वाला है जो उन्होंने रुख अपनाया है। और इस रुख का एक पहलू ये है कि वो बार बार शेख हसीना की एक्स्ट्रेडिशन की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेख हसीना एक सिंबल है जो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश का प्रतीक थी, और एक सिंबल है जो रिवोल्ट जो था पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था 71 और उससे पहले, उसकी प्रतीक है, क्योंकि उनके पिताजी ने, शेख मुजीबुर रहमान ने, वही रिवोल्ट से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी पाकिस्तान से। बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर छात्र विरोधी प्रदर्शनों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उन्हें सत्ता से हटाया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये विरोध प्रदर्शन उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बारीकी से डिजाइन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम आवामी लीग की एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए हसीना ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे पूरी होने के बावजूद देश भर में अशांति जारी है। देखिए, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया, और इस आयोग का दावा है कि बांग्लादेश से लापता हुए हजारों लोगों के अपहरण में भारत की भूमिका है। मोहम्मद यूनुस की जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3500 से अधिक लोगों की गुमशुदा होने का अनुमान लगाया। पहले हसीना सरकार का तख्ता पलट, फिर हिंदुओं पर जुल्म सितम, और अब भारत पर अपहरण के आरोप। यह साफ है कि मोहम्मद यूनुस सरकार भारत से संबंधों को पूरी तरह से बिगाड़ने पर उतारू है। हालांकि अपने देश की जनता को तरक्की की उम्मीद दिखाकर गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता पर बैठे मोहम्मद यूनुस भूल चुके हैं कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ सिर्फ असहयोग का रास्ता भी चुन ले तो उनका देश पाकिस्तान की तरह कंगाली की कगार पर पहुंच जाएगा। बांग्लादेश भारत पर लगातार नए नए आरोपों की बौछार कर रहा है। अब बांग्लादेश के एक जांच आयोग ने देश से लोगों के गायब होने के पीछे भारत की भूमिका होने का शक जाहिर किया है। इस आयोग का गठन बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने किया था। अब जांच आयोग ने दावा किया है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान देश में जबरन गुमशुदगी के मामलों में भारत की संलिप्तता थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पक्ष में 2 विशेष मामलों का हवाला देते हुए रैपिड एक्शन बटालियन की भूमिका होने की बात भी कही है। इसलिए जांच आयोग ने आरएबी को खत्म करने की भी सिफारिश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में काफी समय से तनाव जारी है। अब बांग्लादेश की ओर से लगाए गए नए आरोप इस तनाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश के रेफ्यूजीज की वजह से भारत ऑलरेडी प्रॉब्लम में है ही। जिस तरीके से बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अंदर आके ढेर सारे जो कंफ्यूजन मचा रखे हैं, ढेर सारे से सिक्योरिटी सिचुएशंस में प्रॉब्लम मचा रखे हैं, तो इसके वजह से अंदरूनी सिक्योरिटी भारत को भी बांग्लादेश के प्रति हम लोग को और केयरफुल होना पड़ रहा है। रही बात शेख हसीना की, तो शेख हसीना जो है अभी भारत में ही है, पॉलिटिकल असाइलम यहाँ पे उन्होंने ले रखा है, और भारत का यही मानना है कि अभी वो उस पर कोई कमेंट कर नहीं रहे एक्स्ट्राडिशन के ऊपर। साथ ही साथ शेख हसीना का भी यही मानना है, जो उसके प्रति लोगों के जो स्टेटमेंट्स भी आए हैं, कि करीब 200-255 से ज़्यादा फॉल्स केसेस शेख हसीना पर उन लोगों ने डाल रखा है, और शेख हसीना और उनकी टीम जो है अभी बिल्कुल भी वो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं यूनुस सरकार के पॉलिटिकल प्रोसेस पे या उनके लीगल प्रोसेस पे, कि उसको पूरा वो गैर कानूनी एक्स्ट्रा जुडिशियल इन सब चीज़ों को वो मान रहे हैं कि बिना किसी चीज़ों के वो सरकार बनी है, तो इस इंटरिम सरकार को वो मान भी नहीं रहे हैं। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने कहा कि देश से लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाओं में भारत की भूमिका पर यह बड़ा खुलासा है। मोहम्मद यूनुस के जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3500 से ज्यादा लोगों की गुमशुदा होने का अनुमान लगाया है। आयोग का कहना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों में इस बात की चर्चा है कि कुछ बांग्लादेशी कैदी अभी भी भारत की जेलों में बंद हो सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने भारत बांग्लादेश के बीच कैदियों की अदला बदली की खुफिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग ने जबरन गुमशुदगी को दिखाने के लिए 2 मामलों का जिक्र किया है। पूरा मामला बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट परिसर से अगवा हुए शुक्रंजन बाली का है, जो बाद में एक भारतीय जेल में पाया गया। वहीं दूसरा मामला बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद का है। ये बांग्लादेश भारत प्रत्यर्पण प्रणाली का मामला है। 5 सदस्यों वाले जांच आयोग ने मोहम्मद यूनुस को अनफोल्डिंग द ट्रूथ शीर्षक के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 3500 से अधिक लोगों के गायब होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आयोग ने इस मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना के रक्षा सलाहकार सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी के साथ 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कई अन्य अधिकारियों की संलिप्तता का जिक्र किया है।
आयोग ने मार्च महीने तक एक और अंतरिम रिपोर्ट सौंपने की योजना बनाई है। बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के पतन और प्रधानमंत्री शेख हसीना में भारत में शरण लेने के बाद से भारत से उसके रिश्तों में भारी तनाव दिख रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, इस्कॉन से जुड़े महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी, त्रिपुरा में बांग्लादेश के उप उच्चायोग में भारतीय प्रदर्शनकारियों के घुसने समेत कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद दोनों देशों के बीच तल्खी स्पष्ट तौर पर नजर आई। इस महीने की 4 तारीख को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक में देश की संप्रभुता, अस्तित्व, आजादी और गरिमा बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई। अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश भारत के प्रोपेगेंडा के खिलाफ एकजुट है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर लोकसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों पर भी बांग्लादेश ने आपत्ति जताई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में भारतीय मीडिया में छपी रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर और गुमराह करने वाला बताया था। लोकसभा में भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि इस साल 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की 2200 घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले बहुत फ्लरिश कर रहा था, ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो इसका इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब भारत के साथ उसके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ उसके और भी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स तो हो ही जा रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है भारत के गवर्नमेंट के खिलाफ कई स्टेटमेंट्स भी दिया जा रहा है, एक आक्रामक एक तरीके से उसने एक पोजीशन ले रखा है और पाकिस्तान की तरफ और नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो अपना खराब तो करा ही जा रहा है भारत के साथ, और साथ ही साथ उसको एक पाकिस्तान जैसे देश जहां पे वो भीख मांग के कटोरी वाले देश के पास हो जा रहा है जो खुद ऋण में पूरा डूबा हुआ है। तो बांग्लादेश का फ्यूचर इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ भारत को भी ये देखना पड़ रहा है कि एकदम नेबरिंग स्टेट है। बांग्लादेश के अगर बॉर्डर्स देखें तो 3 तरफ वो पूरे इंडिया से उसके पूरे बॉर्डर्स घिरे हुए हैं, और चौथा जो है उसका वो समुंदरी रास्ता है। बांग्लादेश के अंदर ढेर सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आने की वजह से ढेर सारे वहाँ से, क्योंकि हम लोग के बॉर्डर्स भी वहाँ पर है, तो भारत भी कंसर्न है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ से, डिस्रप्टिव एलिमेंट्स वहाँ से अंदर भारत के अंदर और ना आने की कोशिश की जाए किए करेंगे। तो उसके वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन को भी भारत को मॉनिटर कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। बता दें, भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो हर मोर्चे पर यूनुस सरकार असफल साबित हो रही है। वैश्विक पटल पर भी मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा एक्सपोज हो रहा है, और यहां पर आप देखिए किस तरीके से भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने पर उतारो इस वक्त यूनुस साहब। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ऊपरी तौर पर जो वो चीजें दिखा रहे हैं, शेख हसीना को भी मांग रहे हैं और 50,000 टन राइस भी मांग रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? और हर मोर्चे पर भारत सरकार, हमारे राजनयिक यूनुस को, उनकी सरकार को एक्सपोज कर ही रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।